अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामद। अकबर बाजवा और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे IMF से जो कर्जा लिया जाएगा उसको खर्च कहां किया जाएगा। तो वजीर खजाना असद उमर का एक अहम बयान सामने आया है कि IMF का कर्जा CPEC अदायगी पर खर्च नहीं होगा। वजीर खजाना असद उमर ने यह अहम ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द 7 नवंबर को पहुंच रहा है पाकिस्तान। राजा उस्मान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। राजा उस्मान, अब आज जब एयरपोर्ट पर असद उमर साहब ने बातचीत की, मजीद उनका क्या बताना था इस हवाले से? जी बिल्कुल, असद उमर साहब ने इंडोनेशिया से वापसी पर मीडिया से बात करते हुए बताया है कि IMF के पास जाने का वाहिद मकसद है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि IMF के पास जाने का मकसद है कि गिरते को तिनके का सहारा। इनका ये कहना था कि गलत इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से जो है हमें IMF के पास जाना पड़ा। और इस बात का बखूबी इल्म है कि IMF के पास जाने की वजह से जो आम आदमी है इसकी ज़िंदगी में मनफी असर पड़ेगा। इनका ये भी कहना था कि ये हम कोई पहली दफ़ा IMF के पास नहीं जा रहे हैं। इससे पहले जो है 7 मरतबा जो फौजी हुकूमतों ने IMF से कर्ज लिया, 11 बार जमहूरियत वार में जो है वो कर्ज लिए गए हैं। और ये कोई अनोखा तरीका नहीं है और ना ये पहली बार किया जा रहा है। असद उमर का ये भी कहना था कि सऊदी अरब, ईरान, UAE से जो हमारी कर्ज के हवाले से जो शराइत, जो बातें मुशावरत चल रही है और इस हवाले से जो खबरें आई हैं कि उन्होंने शराइत तय की हैं, इस हवाले से सऊदी अरब और अमेरिका, UAE ने कोई शराइतें इस हवाले से नहीं तय की हैं कि वो कर्ज देंगे। सऊदी अरब से डेलीगेशन में उनके साथ कौन कौन और जाएगा यहाँ से, जो मुज़ाकरात करने टीम जाएगी पाकिस्तान से? इनका ये कहना था कि 7 नवंबर को जो है IMF का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ रहा है मुज़ाकरात करने के लिए। और उसके बाद ये फैसला होगा कि उससे पहले जो पाकिस्तान का वक्त जाएगा इसमें वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, स्टेट बैंक गवर्नर स्टेट बैंक होंगे, सेक्रेटरी जो है इक़्तिसादी उमूर, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और जो दीगर हुकाम है वो इनकी टीम में शामिल होंगे जो IMF से मुज़ाकरात करेंगे। और जो IMF की टीम पाकिस्तान पहुँचेगी वो 7 नवंबर को आएगी और जिससे में बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना का ये भी कहना था कि IMF में जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है वो अमेरिका का है, इसलिए अमेरिका को भी इस हवाले से मुतमईन करना पड़ेगा कि जो पैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो CPEC मनसूबों के ऊपर कतई तौर पर खर्च नहीं होगा, बल्कि जो माशी मामलात हैं उसकी बेहतरी के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। अच्छा, ये बताएगा राजा उस्मान के मुज़ाकरात तो होंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस बजट को कहां पर खर्च करना है। लेकिन IMF ने तमाम कर्जों की तफसीलात मांगी थी और ये IMF वफ़द का कहना था कि देखा जाएगा कि पाकिस्तान और कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि IMF ने इस हवाले से हमसे जो तफसीलात मांगी हैं वो हमें उन्हें ये तफसीलात पेश की जाएंगी। ताहम इसके ऊपर गौर व खोज किया जा रहा है और ये तफसीलात जो हैं वो मरतब की जा रही हैं और डिटेल से मरतब करने के बाद ये IMF तक पहुँचा दी जाएंगी। और IMF का जो वक्त आएगा उसको भी बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। और इनका ये कहना था कि IMF इस हमें कर्ज देने के लिए राजी है, ताहम जो फिगर्स हम देंगे शायद उस फिगर तक हमें कर्जा ना मिल सके, लेकिन वो IMF जो है वो पैकेज पाकिस्तान को देने के लिए उसने रजामंदी का इज़हार किया है। बिल्कुल ठीक है उस्मान, साथ रहिएगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, अब आज असद उमर साहब ने भी ये कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया उन्होंने कि जो IMF से हम कर्जा लेंगे वो हम CPEC की रीपेमेंट्स पे खर्च नहीं करेंगे। तो ये वो अमेरिका की तरफ से जो बेसिकली आप कह लें कि कहा गया था पाकिस्तान को और IMF ने भी शर्त रखी थी, उस वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। जी, ये तो बिल्कुल ही एक गैर मुनासिब और कोई ऐसी अपील करने वाली बात नहीं थी जो अमेरिका के जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ तशरीफ लाए तो एक अजीब सी बात उन्होंने की थी। ये कैसे हो सकता है कि जो कर्जा एक स्पेसिफिक आपके फॉरेन रिजर्व के अंदर आकर पाक हो और जिसमें से आप पिछली किस्त IMF की अदा करें उसको आप पकड़कर कोई और कर्जा अदा करने के लिए इस्तेमाल करें। ये तो सिर्फ एक CPEC के ऊपर उनका एक समझ लीजिए कि अटैक था जिससे वो 2 चीज़ें हासिल करना चाह रहे थे। नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत हुई है ये CPEC की वजह से हुई है, जबकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी और हमारी प्लानिंग कमीशन भी और हमारी वजारत खजाना भी इस बात का बार बार कह चुकी है कि ये बिल्कुल जो है वो अनफाउंडेड किस्म का एलिगेशन है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है अमेरिका का। मगर वो देखिए कि वो हमसे उस कर्जों की पूरी जो है तफसील मांग रहे हैं कि जनाब इस बहाने में कि आप तो सस्टेनेबल, हम आपकी गेट सस्टेनेबिलिटी देखना चाहते हैं कि अभी तक जितने कर्जे सॉरी आप ले चुके हैं क्या आप उनको भी अदा करने के काबिल हैं कि नहीं हैं। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में ये कभी भी कोई या पहले तासर था ना अब तासर है
कि पाकिस्तान जो है अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को ठीक करने के लिए और आने वाले दिनों में जो उसकी और फॉरेन डॉक्टर साहब ओवरऑल अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो है अभी पिछले दिनों उन्होंने एक किस तरह की स्टेटमेंट दी है, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, गो के सवाल पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया था, उन्होंने ये कहा कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया में ममालिक को ऐसे बड़े कर्ज दे रहा है कि वो ममालिक उनको रीपे करने की सकत नहीं रखते हैं, तो बहुत सारी इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड चाइना खराब कर रहा है। ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए इस वक्त जो चाइना की और अमेरिका की एक तो और हो रही है, दूसरा वो शुरू से ही सी पैक के एक अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं कि जिस बड़े पैमाने पर चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी है वो उनके जो माशी यहाँ पे मफादात हैं पूरी दुनिया में उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो उनको खटकता है क्योंकि सी पैक उसका फ्रंट रनर है, यानी अगर वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी में कामयाब होना है चाइना की तो उसके लिए जो सी पैक है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो ये जो जंग है जिसे हम जियोपॉलिटिकल और उसको अब इकोनॉमिक्स में भी अमल दखल हुआ है, ये आने वाले दिनों की बड़ी जंग है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज में जब तक अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करता, वो IMF के पास हमारा जाना इस चीज़ को जाहिर करता है कि जो पहले हमारे माशी तौर पर चीज़ों को देख रहे थे वो एक जानबूझ कर हमें IMF के ट्रैप में वापस लेकर जा रहे थे। और ये अब आपको बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ गया कि अमेरिका के साथ वो दरअसल इन अलायंस थे कि हम पाकिस्तान को चाइना की सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी की बजाय उसको दोबारा से डेट ट्रैप में लेकर आएंगे ताकि सी पैक के ऊपर भी हमारा जो है वो अपर हैंड रहे। और अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि असद उमर साहब कैसे इस इन्फ्लुएंस को कम करते हैं और हम अमेरिका के इस ऑन स्लॉट को कैसे रोक पाते हैं। ये बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली बड़ा चैलेंज होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। और आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे साबिक वजीर खजाना की इस्हाक डार की जो कि लंदन में मुकीम है और वतन वापस नहीं आ रहे। इसी मामले पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब मंगल को इस केस की समाअत करेगा और फैसला किया जाएगा। नीलामी इस्हाक डार की जायदाद की पहले ही हो चुकी है और अब मंगल को ये बेंच समाअत करेगा। अमजद भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अमजद बताइएगा बेंच में कौन कौन होगा? जी अख्तर, बिल्कुल जो साबिक वफाकी वज़ीर खजाना इस्हाक डार हैं उनकी वतन वापसी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस फैसल अर्ब और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 16 अक्टूबर यानी आइंदा मंगल को इस केस की समाअत करेगा। इस हवाले से वजारत खारजा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भारतीय हाई कमीशन को इस्हाक डार की वतन वापसी के लिए खत भी लिख रखा है और आइंदा तरीके समाअत पर अब वजारत खारजा जो है वो बरतानी हुकूमत के जवाब से मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगी, जबकि अदालत ने अटारनी जनरल वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी सेक्रेटरी खारजा को आइंदा तरीके समाअत पर तलब भी कर रखा है। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात, वफाकी सेक्रेटरी खजाना, प्रोसिक्यूटर नैब, DGFIA और इस्हाक डार को भी इस केस से मुतालिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी अमजद ये बताइएगा, इससे पहले तरीकाकार तो अटॉर्नी जनरल को भी बुला के और बाकी जो तमाम इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे पूछती रही है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वहां पर कुछ ऐसा फिर वजह नहीं हो सका जिसकी वजह से अब बाकायदा इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और फिर कोई तरीकाकार वजह किया जाएगा किस तरह से इस्हाक डार की वापसी को यकीनी बनाया जाए? पर इस हवाले से अब तक की जितनी भी समातें हो चुकी हैं, बेसिकली ये मामला साबिक MD PTV अताउल हक कासमी की तैनाती से मुतालिक था और उसने फिर इस्हाक डार क्योंकि वफाकी वज़ीर खजाना थे, उन्होंने उनके लिए अताउल हक कासमी के लिए लाखों रुपए की मराहत जो है वो मंजूर की थी, तो वहाँ भी सिलसिला चला है। और अब तक जितनी भी समातें हुई हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत खारजा, वजारत दाखिला की जानिब से और अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स पेश होती रही हैं और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सही तरीके से मतलब फोकस किया है और जितने हुकूमती अदारे हैं उन्हें ये सख्ती के साथ ताकीद की थी कि ऐसे इकदाम किए जाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर मुतफिका लाएअमल इख्तियार करें जिसके तहत इस्हाक डार की वतन वापसी मुमकिन हो सके। इसलिए इन्हीं सुप्रीम कोर्ट की हदायत और हुक्म की रोशनी में ही अब बरतानवी हाई कमीशन को वजारत खारजा ने खत लिखा है और जैसे मैंने पहले बताया कि अब आइंदा जो तरीके समाअत पर अब वजारत खारजा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी कि बरतानी हाई कमीशन को जो खत लिखा गया था उसके मुताबिक बरतानी हाई कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या जवाब है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब साथ रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है।
शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अब ये इसहाक डार साहब की वापसी का मामला आपके सामने ही है। बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट सजेशंस कह लें या फिर सोल्यूशंस कह लें मांग रही है मुख्तलिफ इदारों से कि बताएं किस तरह से वापस आ सकता है, इसहाक डार साहब को वापस लाया जा सकता है। ये किस कदर ईजी काम है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बन गया हुआ है, या फिर वाकई इतना कॉम्प्लेक्स है? नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको असल में परसू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है, इन्हें चाहिए कि जो यूके में बहुत सी एक्सट्रेडिशन की फर्म्स हैं, दे शुड हायर दोस प्रोफेशनल जो एक्सट्रेडिशन फर्म्स है, उन्हें हायर करें और अपना केस वहां देखें कि केस का स्टेटस क्या है। अभी तो हमने ये पता था वारंट्स इशू हुए, उसके बाद क्या आया, इसहाक डार साहब ने कोई उसके खिलाफ अपील कर रखी होगी वहां पे। तो ये तमाम चीजें हैं कि जब ये रिकॉर्ड पे आएंगी चीजें, तो तब ये जाके यूके में उसको परसू करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं उन्होंने पॉलिटिकल अजाइलम तो नहीं ले लिया, क्योंकि अगर उन्होंने पॉलिटिकल अजाइलम ले लिया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राज साहब ये भी फरमाइएगा कि पॉलिटिकल अजाइलम अगर उनको नहीं भी मिलता, यहाँ से अब इंटरपोल के थ्रू या फिर वहाँ पर कोर्ट्स के थ्रू, सिर्फ वहाँ पे क्योंकि अब इंटरपोल गिरफ्तार करती है तो मैजिस्ट्रेट की वहाँ से इजाज़त चाहिए होगी, उधर अगर इसहाक डार साहब कह देते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है मेरे खिलाफ और ये करप्शन केसेस नहीं है और इस तरह का कोई मामला, तो फिर मुश्किल हो सकती है। नहीं, मुश्किल नहीं। अगर वो उनके कहना इज नॉट इनफ कि वो सिंपली कह दें, क्योंकि आपने एविडेंस लेके जाना है कि जनाब कोर्ट में ये केस चल रहा है, ये इनके खिलाफ एक कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मैं खुद एक हमीद खान थे, बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट, यूएस नेशनल थे, उसको मैं खुद न्यूयॉर्क से इसी तरीके से लेके आया था। मैं गया था वहाँ और उसके वहाँ की कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और उनको जब कन्विंस हो गए वो, तो आई ब्रॉट हिम बैक। सही। अच्छा वैसे कितना टाइम लगता है अगर कोई इस तरह से मुल्जिम बाहर हो, उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाना हो पाकिस्तान में? इसहाक डार के अलावा अगर कोई इस तरह से मुल्जिम बाहर हो, कितना वक्त दरकार होता है वापस आने में? क्योंकि इसहाक डार तो एक लंबे अरसे से लंदन में मुकीम है। अगर तो उस मुल्क के साथ आपकी ट्रीटी है एक्सट्रेडिशन की, फिर तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर ट्रीटी नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको वहां पे 1 माह भी लग सकता है और पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है। अगर इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस ऑलरेडी कर ली है तो फिर जाके हफ्ते 10 दिन महीने में ये आ सकते हैं, और अगर वहाँ की लॉ फर्म एक्सट्रेडिशन फर्म हायर कर लेंगे तो और जल्दी मुमकिन होगा। अच्छा ब्राज साहब, अगर आ जाते हैं इसहाक डार साहब वापस, आ तो नहीं जाते, खैर ले आया जाता है उनको अगर वापस, और कामयाब हो जाते हैं हमारे इदारे वहाँ पर कुछ सोलिसिटर हायर करने में जो वहाँ पर केस फाइट कर ले, उसके अलावा कंट्री टू कंट्री अब जो मामला तय हो सकते हैं कोई, तो फिर हसन और हुसैन नवाज का केस भी ईजी हो जाएगा आपके ख्याल में? बिल्कुल, उनका केस भी उनको भी लाया जा सकता है, क्योंकि आपके मुल्क में अगर कोई क्राइम होता है आपकी सरजमीन में, तो चाहे वो फॉरेनर भी हो, आपको याद होगा कि रेमंड डेविस को भी इस मुल्क में ही सजा हुई थी, बाद में उसको ऑल्दो जो भी हुआ तो खैर वो अमेरिका था, हम पाकिस्तान है। रेमंड डेविस वाला तो हम क्या यहाँ पे, वो खैर चूंकि नेशनल्स है ना वहाँ पे, यूके नेशनल्स हैं हसन हुसैन। आपके मुल्क में उसने जुर्म किया था तो उसका केस यहाँ चल सकता है। इसी तरीके से जैसे हसन और हुसैन कह रहे हैं कि उनका केस नहीं चल सकता, उनका केस पाकिस्तान में चलता है कानूनी तौर पर और उन्हें लाया जा सकता है। और हमारी एक टास्क फोर्स जो बनी हुई है, उनका मुझे याद है कि आया था कि हमने ये तमाम चीजें शुरू कर दी हैं। वहाँ हमने किसी को शायद एंगेज भी किया हुआ है और उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया था कि 3 माह में शायद इसहाक डार को हम ले आएंगे। तो अभी 1.5 माह गुजर गया है, अभी 1.5 माह में खल बाकी है। लेट्स सी, उनको ज्यादा इल्म होगा कि किस स्टेज पे है इसहाक डार की वापसी का। एब्सोल्युटली, वो शहजाद अकबर साहब के जो कर रहे हैं वो सारा उस मामले पे, लेकिन ये ओवरऑल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अभी तक हमारी यूके के साथ नहीं है। अगर कर ही लें, क्योंकि आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस तो हमारे जाके यूके बैठ जाते हैं, नहीं तो कितना टाइम इसमें आपके ख्याल में लग सकता है? पार्लियामेंट से ये पास होनी है ट्रीटी, और ये जो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन है यही नहीं करते हैं। पार्लियामेंट का काम है कि एक ट्रीटी बनाए। ऑल्दो अभी आपके उनके साथ एक MOU भी साइन हुआ है, एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है जब उनके सेक्रेटरी वो आए थे, इंटीरियर सेक्रेटरी। तो ये चीजें मुमकिन है, लेकिन बात है कि वो परसुएंस जरा होनी चाहिए। और आई बिलीव कि मौजूदा गवर्नमेंट इस तरफ काफी तवज्जो दे रही है और उम्मीद है कि इसमें कामयाबी इनको हासिल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का। और आगे कुछ बात कर लेते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैदान सज चुका है। जो इंतखाबी मुहिम थी वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। अब लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर तकरीबन 11,75,832 वोटर्स हैं जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर्स छापे गए, जबकि ज़िमनी इलेक्शन के लिए 881 पोलिंग स्टेशन भी कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए पहले शाकिर महमूद आबान की रिपोर्ट देख लेते हैं।
ज़िमनी इलेक्शन 2018 सिर्फ एक दिन की दूरी पर रह गया। इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर्स छापे गए, जबकि कुल 11,75,832 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल करना है। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद हल्का NA 124 में है, जहां पर 5,35,172 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि वजीर आजम इमरान खान की खाली करदा नशिस्त NA 131 में वोटर्स की कुल तादाद 3,65,677 है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की खाली करदा सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। PP 164 में कुल वोटर्स की तादाद 1,37,906, जबकि PP 165 में वोटर्स की तादाद 1,37,077 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कुल 881 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 632 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 150 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात होंगे, जिसके लिए फौजी अफसरान को मजिस्ट्रेट के दर्जे अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए हैं। लाहौर की ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के हल्का NA 131 में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर खान से होगा, जबकि NA 124 में PMLN के शाहिद खाकान अब्बासी के मद्दे मुकाबिल PTI के गुलाम मोहिउद्दीन होंगे, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 164 में PTI के उमर यूसुफ का मुकाबला नून लीग के सुहेल शौकत बट, जबकि PP 165 में नून लीग के सैफुल मलूक खोखर का मुकाबला तहरीक इंसाफ के मियां मंशा सिंधु से होगा, जबकि उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात 12 बजे खत्म हो गई थी। कैमरा टीम के हमरा शाकिर महमूद अवान, पब्लिक न्यूज़ लाहौर। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब कल ज़िमनी इलेक्शंस हैं और ख़ास तौर पे अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 हल्के हैं, NA 131 है, NA 124 है। यहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल 24 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 11 कौमी असम्बली के हल्के हैं, और अगर किसी किस्म का अपसेट हो जाता है, क्योंकि पास में तो हम ये देखते रहे हैं कि जो पार्टीज गवर्नमेंट में होती हैं उनको ज़्यादा एज हासिल होता है, लोग ज़्यादा वोट उन्हीं के लिए कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड सिचुएशन क्या है और कितने कितने मार्जिन्स थे बेसिकली जिससे ये यहाँ पर सीट्स हारी थी ये पार्टीज, और उसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। नासिर नकवी साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नकवी साहब बताइएगा, सबसे पहले तो लाहौर की बात कर लेते हैं। NA 131 उस दिन भी हम बात कर रहे थे, NA 124 दोनों जगह पे, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको ज्यादा तगड़ी कैंडिडेट या ज्यादा तगड़ी पार्टी कौन सी लगती है, और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या नजर आ रही है आजकल? आपने देखा कि अभी जो रिपोर्ट दिखाई है शाकिर महमूद अवान की, उसमें उन्होंने साफ वाज़े अंदाज में कहा कि जो अंदरून शहर का जो ये हल्का 124 है कौमी असम्बली का, इसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद है, यानी 5 लाख से ज़ायद लोग हैं। और इसी तरह जो है ये अंदरून शहर का हल्का है, और यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, महल्ले हैं, सब कुछ है। इसमें अगर आप देखें तो इस हल्के को नवाज़ शरीफ फैमिली जो है अपना ख़ानदानी हल्का समझती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक से ज़्यादा दफ़ा इलेक्शन जीता, ख़ुद भी जीता, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जीता, हमजा शहबाज शरीफ ने भी जीता। अब इस वक्त जो PTI के यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जो हैं, उनका एक ये एज है कि अंदरून शहर जो है कश्मीरी बरादरी मौजूद है, और उनका चूँकि कश्मीर से ताल्लुक़ है और वो कश्मीरी हैं, तो इसका भी वो एडवांटेज लेने के लिए तैयार हैं और कोशिशें कर रहे हैं, और उन्हें भाग दौड़ की है कि अगर उनका बरादरी साथ दे तो उनको एज हासिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपसेट के चांसेस जो हैं बहुत कम लग रहे हैं। नकवी साहब एक बात बताइएगा, अब 124 की हम बात करें, ठीक है आबाई हल्का तो है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता था हमेशा से कि यहीं पे है PMLN, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब चलें साबिक वज़ीर आज़म तो हैं, जाना माना पहचाना नाम है, लेकिन लाहौर के नहीं है उस तरह से। और फिर गुलाम मोहिउद्दीन साहब की ओवरऑल क्या स्टैंडिंग है वहाँ पे, क्या वर्थ है, कितने स्ट्रॉन्ग है, उस पर भी ज़रा बताइए। देखिए, बुनियादी तौर पर जो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब हैं वो भी लाहौर के नहीं, इसलिए कि वो कश्मीरी हैं, और कश्मीर की जो कौंसिल है उसमें भी PTI की तरफ से इलेक्टेड मेंबर हैं, यानी तो उनका भी अपना एक हल्का, वो लाहौर की सीट से आज़ाद कश्मीर के लिए इलेक्शन जीते थे, और उन्हीं के यानी इस जीत की वजह से उनको अब इस दफ़ा PTI का टिकट मिला है, और माशाल्लाह उनकी हैसियत भी अच्छी है और उनकी भागदौड़ भी अच्छी है, और वो पुराने सियासी कारकुन हैं, उनके कोई नए आदमी नहीं है। लेकिन
फिर भी चूँकि ये ख़ानदान जो है मुस्तकिल जीतता आ रहा है और एक लाहौरियों का अंदाज़, और लाहौर को मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता है, इसलिए उस किले में जो सबसे बड़ा मजबूत दरवाज़ा जिसे कहेंगे वो अंदरून शहर है, और वो अंदरून शहर में जो है वो नून लीग को जो है वो खासी बरतरी हासिल है। इसमें अपसेट के चांसेस, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुश्किल हैं, कम हैं, लेकिन हो सब कुछ सकता है। ये हुआ क्या है वैसे बाय द वे, इस तरह ये अजीब सा फार्मूला पहले तो नहीं देखा कि सीटें लाहौर की हैं, बंदे लाहौर के नहीं है यहाँ पे, वो एक पिंडी से ले आए, एक आज़ाद कश्मीर से ले आए, ये इस तरह की क्या आपको समझ आती है इसके पीछे? अकबर साहब ये बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। माजी में भी आप देखें तो गौस अली शाह को मुस्लिम लीग नून ने इधर नारोवाल से इलेक्शन लड़ाया था। इसी तरह जब कोई बड़ा लीडर कहीं इलेक्शन अपनी सीट हार जाता है तो उसको ओब्लाइज करने के लिए, ये साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी और पुराने मुस्लिम लीगी हैं, और जब से ये मुस्लिम लीग नून बनी है, जब से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही है, बल्कि इनके वालिद मोहतरम जो थे वो भी जनरल ज़ियाउल हक के साथियों में से थे, और वो वज़ीर थे जो ओजड़ी कैंप के वाक़े में शहीद हो गए थे। यानी इनका और नवाज शरीफ का बड़ा पुराना साथ है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पोठोहार डिवीजन में वहाँ पर मतलब उस साइड पे वहाँ से किसी को, डिवीजन तो नहीं खैर, मतलब वो जो एरिया है वो पोठोहार वाला नॉर्दर्न पंजाब आप कह लें, वहाँ पर जो सीट खाली हुई है वहाँ से अगर कंटेस्ट करा देते शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो ज़्यादा चांसेस नहीं थे, ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी नहीं थी उनकी उस इलाके के। देखिए बड़े वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं बड़े ड्यूटीफुल साबित हुए हैं इस दौर में, एक दिन गुजारा है नवाज शरीफ के बाद, तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है उनकी वफादारी पर यकीन करती है और उनको ज़रूरी समझती है कि उन्होंने उनका एक अच्छा साथ दिया, तो ईवान में शाहिद खाकान अब्बासी को होना चाहिए, वरना वो लाहौर से भी किसी भी कैंडिडेट को दे सकते थे। यहाँ बहुत से कैंडिडेट मौजूद थे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की खिदमात के एतराफ़ में उनको यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। 131 का क्या मामला है सर? वहाँ पे पीटीआई के अंदर खुद बड़ी मुखालिफत है कि हुमायूं अख्तर खान साहब जो कि रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने पार्टी, उनको टिकट क्यों दे दिया गया वहाँ से, और साद रफीक साहब की अपोजिशन कैसी है? बहुत थोड़ा सा मार्जिन था जिससे इमरान खान साहब जीते थे। देखिए सिर्फ 680 वोट से इमरान खान साहब जीते थे, और यकीनी बात है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान साहब जो है वो मरकज़ी क़यादत, अहम क़यादत, सरबराह थे, और उनका ये मार्जिन जो है बड़ा कम था। लेकिन अब जो मौजूदा जो हालात हुए हैं और ज़िमनी इलेक्शन से पहले अगर आप देखें तो 13,000 वोटों का इस हलके में फ़र्क पड़ा है। यानी जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो यहाँ 13,000 वोट कम थे इससे, जिस वोटों पे कल इलेक्शन होगा। आम तौर पे ये होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स की वो तादाद नहीं होती जो आम जनरल इलेक्शन में होती है, लेकिन चूँकि ये कांटेदार मुकाबला है और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं जितने उन पर इल्ज़ामात लगे हैं और जिन मुश्किलात का उन्हें सामना है, वो हर कीमत पर वो असम्बली के अंदर जाना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके, और वो एक पुराने आजमाए हुए सियासतदान। और यही नकवी साहब वो अपनी जमानत के लिए पहले इस्लामाबाद भी गए, अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है कि इंतखाबात से पहले नैब उन्हें गिरफ्तार ना करे। ये तो ख्वाजा साद रफीक की सिचुएशन रह गई। लेकिन अगर इमरान खान की बात करें, क्योंकि इस हल्के से वो जीते, NA 131 की बात कर रही हूँ, इमरान खान जीते, अब हुमायूं अख्तर हैं, पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात हैं, और जिस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद जो 55-56 रोज़ में जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत ने यू टर्न लिए हैं, महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इसका इम्पैक्ट इस इलेक्शंस में कितना पड़ सकता है? देखिए इलेक्शन पे जो बरतरी हासिल होती है ज़िमनी इलेक्शन में, उसमें यही होता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपने पोलिंग स्टेशन तक ले जा सकता है। अब हुमायूं अख्तर ने वर्किंग की है, हुमायूं अख्तर की मुखालफत इसलिए हो रही है कि वो बाद में पीटीआई में आए हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो हुमायूं अख्तर ने इस हल्के के लिए काम भी किए हैं जिसका उन्हें एज हासिल है, और वो इसी बेस पर अपने आप को बरतर समझते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से कि उन्होंने इस इलाके में बड़े रफ़ाई काम कराए थे, और अब भी उनका दावा यही है। यानी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक आम लोगों तक जो सोच है वो ये है कि हुमायूं अख्तर के दौर में जब वो मिनिस्टर थे तो यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए सहूलत दी गई थी, लेकिन हुमायूं अख्तर ने दिलवाई थी कि 5 मरला पे टैक्स जो था वो उन्हीं ने माफ़ करवाया था, और अब उन्होंने ऐलान किया है कि मेरी कोशिश होगी कि 10 मरले के जो मकान हैं उनको भी टैक्स फ्री करार देंगे। हालांकि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ शिकों में टैक्स लगा रही है, लेकिन हुमायूं अख्तर ने यह दावा किया है कि हम आपको टैक्स में छूट
छूट दिलाएंगे आम आदमियों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए। यकीनन ये एक सहूलत की बात है और पूरे पाकिस्तान की सहूलत की बात है और लोगों की कोशिश है और PTI की हुकूमत है वफाक में भी और सूबे में भी, इसलिए लोग ये चीज़ उनसे तवक्कात वाबस्ता कर सकते हैं कि अगर वो जीतेंगे तो इलाके में रफाई काम भी होंगे, तामीरी काम भी होंगे और लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक चूँकि एक मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं तो उनको इसका एज हासिल नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्किंग ख्वाजा साद रफ़ीक ने ज़्यादा इसलिए की है कि उसके 2 सूबाई मेंबरान जो हैं इस हलके के, हलका कौमी असम्बली 131 के, एक हैं मियाँ नसीर और एक हैं यासीन सोहल, दोनों मुस्लिम लीग नून के हैं जो मुंतखब शुदा हैं। इसी तरह अगर इनको निचली सतह पे देखें, बुनियादी सतह पे देखें तो काउंसलर्स की तादाद भी जो है उसमें भी उनको एज हासिल है, यानी महलावार जो है सियासत में उसमें भी ख्वाजा साद रफ़ीक को एज है। ठीक है। अच्छा नासिर नकवी साहब, आप साथ जरा मौजूद रहिएगा, इसी मामले पर बात करेंगे, एज एन बाय इलेक्शंस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए नाज़रीन। और ब्रेक जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाय इलेक्शंस के हवाले से, इस पर भी बात होगी, लेकिन अभी अहम खबर आपको देंगे। कुछ ऐसा हुआ है कि मुल्क कौम की बदनामी का बायस बनने वाले हुसैन हक्कानी को आईना दिखाया है चीनी सिफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ली जियान ने। हुसैन हक्कानी ने सोशल मीडिया पर सिंकियांग के मुसलमानों के हवाले से चीन को बेबुनियाद तनकीद का निशाना बनाया था, जिस पर अब उन्हें सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। इसी पर मजहर इकबाल साहब से हम बात करेंगे। मजहर इकबाल साहब, बताइएगा, चीनी सिफारतकार ने हुसैन हक्कानी को खूब आईना दिखाया, ये ओवरऑल मामला था क्या? मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, ओवरऑल बताइएगा ये मामला था क्या सब? मजहर इकबाल साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बेसिकली ये आपस में अल्फाज की जंग जारी थी। सिंकियांग के हवाले से बेबुनियाद तनकीद की थी पाकिस्तान के जो साबिक सफीर टू यूनाइटेड स्टेट्स रहे हैं हुसैन हक्कानी साहब, तो उसके जवाब में जो चीनी सफ़ीर हैं उन्होंने उन्हें जवाब दिया है। और जवाब क्या दिया है, मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा मजहर साहब। जी बिल्कुल, चाइना के हुसैन हक्कानी एक अरसे से चीन के खिलाफ भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान के इवन खिलाफ बात करते हैं। वो पाकिस्तान के शहरी हैं और यहाँ पे वजीर रह चुके हैं, उसमें अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, लेकिन अमेरिका की कुर्बत हासिल करने के लिए वो हर वो काम करते हैं जिससे कि अमेरिका खुश हो सकता है। और आजकल उनका ये ख्याल है कि शायद चीन पे तनकीद करने से अमेरिका खुश हो सकता है, इसलिए उन्होंने चीन को टारगेट किया। तो चाइना के सफीर जो है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उन्होंने इसका जवाब दिया और ये कहा है कि वो शख्स जो जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं है, जिसकी अपनी कोई शरीयत नहीं है और जिसकी अपनी कोई सोल नहीं है, यानी कि दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि चीन के सफीर ने कहा कि इनका तो कोई जमीर ही नहीं है। वो शख्स जो कि अपने मुल्क के खिलाफ बात करता है सिर्फ अमरीकी खुशनुदी के लिए, उसका क्या ज़मीर हो सकता है और उसकी बात में क्या वजन हो सकता है। तो ये देखा जाए तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन है जो चीन की तरफ से आया है। उम्मीद तौर पे ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन हुसैन हक्कानी जैसे आदमी को शायद इसी जुबान में बात समझ आती है, इसलिए चीन ने ये जुबान इस्तेमाल की है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम वापस बढ़ेंगे, दोबारा उसी मामले की बात करेंगे। आम इंतखाबात 2018 के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन अब कल होने जा रहे हैं, लाहौर के हवाले से हम बात कर चुके थे। नासिर नकवी साहब से हम वही बात कर रहे थे कि लाहौर में किस कदर चांसेस हैं, दोनों पार्टीज़ में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो नकवी साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद होंगे। नकवी साहब, ओवरऑल जो आप अभी पहले बात कर रहे थे कि जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो हमेशा फेवर करता है उस पार्टी को जो हुकूमत में होती है, जाहिर है वो इनकम्बेंट है वहाँ पे, तो ओवरऑल भी आप यही देख रहे हैं जो 24 सूबाई हल्के और 11 नेशनल असम्बली के हल्के, ज़्यादा सीट्स आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी क्योंकि वफाक और पंजाब में हुकूमत है? देखिए, चांसेस यही है कि जो लोग भी अपने इलाकों में सियासत कर रहे होते हैं वो लोगों को यही बताते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो आपके काम करेंगे, लोगों को सहूलियात चाहिए, लोगों को काम चाहिए। ये जैसे कि पहले आपने जिक्र किया था अभी कि टैक्सेस लग रहे हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, ये बड़े और लेवल की बातें हैं। आम लोगों को इन चीज़ों से इतना ताल्लुक़ नहीं होता, फ़र्क पड़ता है उनकी ज़िंदगी पे, ज़रूरियात ज़िंदगी पे अगर टैक्सेस लगेंगे ज़ाहिर उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें इलाकाई जो चीज़ें होती हैं, मुकामी चीज़ें जो होती हैं, उसमें लोग देखते हैं ज़ात बिरादरी भी वही काम करती है जहाँ पे पंचायत फैसला करती है कि किसका साथ देना है। अब अगर इसी तरह लाहौर में अगर आप गौर करें तो यहाँ जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं
उसमें जो मेंबरान इलेक्शन हिस्सा ले रहे हैं उसमें एक सुहेल शौकत साहब हैं जो नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उनके सामने जब पीटीआई ने उमर यूसुफ को टिकट दिया है, अब उमर यूसुफ का पल्ला इसलिए हल्का है कि वो इतने जाने पहचाने नहीं हैं और सुहेल जो शौकत भट्ट जो हैं वो साबिक एमएनए हैं, उनको 2018 में टिकट नहीं दिया था मुस्लिम लीग नून ने, अब उन्होंने एमपीए का टिकट दिया है। तो यकीनी बात है उनकी पंचायत दही इलाके उनके हलकों में। दूसरी तरफ अगर देखें जो शहबाज शरीफ साहब ने सीट छोड़ी है वहाँ पे सैफ खोखर के सामने पे मनशा सिंधु साहब हैं। मनशा सिंधु साहब ने शहबाज शरीफ के मुकाबले में भी बड़े वोट लिए थे और मनशा सिंधु साहब की हैसियत वहाँ सैफ के मुकाबले में बड़ी मजबूत है। तो उम्मीद यही है कि मनशा सिंधु जीतेंगे यहाँ से इलेक्शन अपने दही इलाकों की वजह से, पंचायत के हवाले से, बिरादरी के हवाले से और लोकल जो वहाँ उन्होंने काम करने हैं या जिसकी यकीन दहानी कराई है उसमें लोग उनका साथ देंगे। इसी तरह अगर आप दूसरी जानिब अगर देखें तो इज्तिमाई तौर पे जो है वो लोगों का जो है इस वक्त पीटीआई की तरफ जहन इसलिए बना हुआ है कि वफाकी हुकूमत उनकी है, पंजाब में वज़ीर आला उनका है, उस्मान बुज़दार साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये एक सोच साजिश के तहत उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो वज़ीर आला हैं और वो अपने पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लिहाजा आम आदमी ये सोचता है कि जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसको ज़्यादा वोट दिया जाए, उसकी हिमायत की जाए ताकि इलाके के जो मामलात हैं उन पर आसानी से कंट्रोल किया जा सके या फ़ायदा उठाया जा सके। अच्छा नकवी साहब, सारा अफजल तारड़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, अब इंतखाबी मुहिम का वक्त तो खत्म हो गया, अब कल बाय इलेक्शंस है, एक भी दफ़ा किसी भी हल्के में नवाज शरीफ साहब भी जेल में नहीं, अब मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ कैंपेनिंग या कैनवसिंग कुछ नहीं किया, वजह क्या हुई? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, जी मैडम आपसे। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा और फैमिली ने भी ये डिसाइड किया कि कुलसूम आपा के 40वें के बाद जो भी उनका सियासी लाए अमल है, लेकिन पॉलिसी डिसीजंस मियां नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। आज भी उन्होंने ये तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं सूबाई और कौमी असम्बली, उनको हिदायत की है कि आरओ के दफ्तर में वो 6 बजे के बाद फ़ौरन पहुंच जाएं। हर पोलिंग स्टेशन के बाद वो अपने लोग, क्योंकि देखें वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं अभी बात सुन रही थी कि पीटीआई की तरफ लोगों का झुकाव है और बुज़दार साहब का भी जिक्र हो रहा था। देखिए ये जो ज़िमनी इंतखाब है ना, इसमें जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमें है वो ये है कि ये जो 40-50 दिन पीटीआई की हुकूमत को मिले हैं ना, यकीन करें इनकी कली खुल गई है। आप सोशल मीडिया पे देखें, आप अखबारों के कॉलम देखें, आप तबसरे टीवी पे देखें, सो ये जो भी एक तो इन्होंने वादे इतने किए, दूसरा अभी इन्होंने वक्ती तौर पे पेट्रोल की कीमत को भी रोक लिया। इन्होंने कहा बिजली और गैस के बिल भी हम नहीं देंगे, लेकिन लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि अगले 1-2 माह में जो होने वाला है उससे कौम जो है ना, आप देखिएगा कि वो गरीब आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं लाहौर के हलकों में थी, वो 2 चीजें कहते हैं ना तहरीक इंसाफ वाले। एक चीज तो वो ये कहते हैं कि 100 दिन मांगे हैं, जरा दे तो दें, 100 दिन के बाद देख लीजिएगा हालात क्या होते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं, साल भी देखें जब आप बुनियाद दूसरा वो ये कहते हैं ना, क्राइसिस हमें पीछे वर्षे से मिला है, मेरी आप लोगों बात से मिला है। सुने, आप मैं जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोली। आप जब बुनियाद रखते हैं ना, और अगर ईंट टेढ़ी होती है ना, देखें आज मैं लाहौर से गुजर रही थी और मैं देख रही थी कि लाहौर इतना खूबसूरत हो गया है, इतना क्लीन और ग्रीन है कि इसमें मजीद इन्होंने क्या करना है। इवन हमारे इजला बुज़दार साहब की इन्होंने बात की, मतलब कमाल हो गया है। कौन बंदा डिफेंड कर सकता है बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट एज अ चीफ मिनिस्टर? मतलब आप जितना डिबेटेबल मैडम, वो डिबेटेबल है, लेकिन लाहौर ग्रीन हो गया ये बात, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। बहुत सारे दरख्त सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में नहर पर, जेल रोड पर, लाहौर की सड़कों की बात कर रहा हूँ, फिरोजपुर रोड पर काटे गए हैं। अगर आप देखें तो लाहौर 3-4 सड़कों की बात करें ना, उसके अलावा तो शहरों में से एक है। और मैं मानती हूँ खैर दरख्त तो जितने भी लगाए जाएं वो कम है। और लाहौर के लोगों ने पहले भी इलेक्शन में देखें जी, जिस तरीके से इन्होंने ख्वाजा साद रफीक को पहले हराया,
अच्छा एक छोटा सा नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सामने आ गया। आपने कहा कि 30, 40, 50, 55 दिन जितने भी तहरीक इंसाफ को अब तक मिले हैं उसमें कलाई खुल गई है जो उन्होंने कारकर्दगी रखी है। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे आखिरी ये है कि एक जो इनकम्बेंसी का फायदा होता है उस हुकूमत को जो बैठी होती है वहां पे, लोग वोट उनको देना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कल को हमारे काम करवाएगा। आपके साथ भी यूं ही रहा है, जब आपकी गवर्नमेंट थी ज़िमनी इलेक्शंस में आपकी पार्टी जीतती रही है, तो ये फैक्टर क्या आप समझती हैं कि इस दफा तहरीक इंसाफ को फायदा देगा? देखिए, हैं कुछ एरियाज, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे लोगों को ये लगता है, लेकिन अभी तक पूरे पंजाब में लोकल बॉडीज है। और दूसरा मैं एक बताऊं, मुझे जो लाहौर में, क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ के हल्कों में थी, मुझे जो एक चीज लगी वो ये कि जो पीटीआई का वर्कर है ना, पीटीआई का वर्कर खुद भी इस दफा उस तरह एक्टिव नहीं है। और वो आदमी जिन्होंने ये समझ के वोट दिए पीटीआई को, वो कोई नजरियाती नहीं थे कि हमें चेंज चाहिए, मतलब उनकी भी अब जो हालत है आपने देखा। मतलब सबसे जो मजे की बात मुझे लगती है कि ये जो कुछ इस हुकूमत के साथ, वजीर आजम के साथ हो रहा है ना, वो भी मतलब हंसते हैं आगे से, जिस तरह उनको कोई समझ नहीं आ रही। कोई जो है वो माइंड कर जाते हैं, क्योंकि वो चीजों को प्रायोरिटी दी गई है। आप ये देखें कि कैंसर का मरीज हो और आप उसको कहें कि आप खा लें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। अब कल इलेक्शन है, खैर रिजल्ट्स आएंगे तो पता चल जाएगा कि अवाम वोट करेंगे या नहीं करेंगे पीटीआई को, गवर्नमेंट को, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया। नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप नाजरीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और इशूज उन पर तबसरे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद की सूरत हाल की, जहां पर स्ट्रीट क्राइम का जिन एक बार फिर से बेकाबू है और नई फोर्स तैयार कर ली गई है। स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए तकरीबन 1870 एहलकारों पर मुश्तमिल स्ट्रीट वॉच फोर्स जुराइम का खात्मा करने को बिल्कुल तैयार है शहर कायद में। एडिशनल आईजी कराची ये कहते हैं कि स्ट्रीट वॉच फोर्स को बदनाम मकामात पर तैनात किया गया है। नौजवान शहर से जराइम खत्म करने में मावन साबित होंगे। ये मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, तकरीबन उसी तर्ज पर जिस तरह लाहौर में डॉल्फिन फोर्स बनाई गई थी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से ये स्ट्रीट वॉच फोर्स कराची में बनाई गई है और अच्छी खासी तादाद है। 1870 एहलकारों पर मुश्तमिल बाइक्स पर ये नौजवान होंगे, पुलिस एहलकार होंगे जो हर जगह पर गश्त करेंगे और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां पर स्ट्रीट क्राइम की शरह ज़्यादा है वहां पर ये गश्त करेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 1870 एहलकार पर मुश्तमिल है ये स्ट्रीट वॉच फोर्स, और जो कि कराची के वो इलाके जहां पर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, आए रोज़ वारदातें होती हैं, दिन दिहाड़े पर्स छीन लिया जाता है, स्नैचिंग होती है, फिर गन पॉइंट पर जो है वो मोबाइल छीन लिए जाते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल रुके होते हैं तो तब चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं। तो उन पर काबू पाने के लिए ये स्ट्रीट वॉच फोर्स तैयार की गई है जो कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनका खात्मा करेगी। और जो बदनाम इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि आरओज़ FIR तो करती हैं लेकिन पुलिस की जानिब से कोई खातर ख्वाह कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इसी वजह से अब ये एक स्पेशल फोर्स तैयार की गई है। जिस तरह से पीरू फोर्स है, जिस तरह से डॉल्फिन फोर्स है, इसी तरह से कराची के अंदर भी ये फोर्स तैयार की गई है। बिलाल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल, बताइएगा, आज से फिर इनको तैनात कर दिया गया है स्ट्रीट वॉच फोर्स को? जी बिल्कुल। देखें, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का वो दिन है जो कि पुलिस के काबू में नहीं आ रहा था, लेकिन अब कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए 1870 एहलकारों पर मुश्तमिल स्ट्रीट वॉच फोर्स जो है मैदान में उतार दी गई है। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने जिलाई SSP के हमरा गार्डन पुलिस क्वार्टर में स्ट्रीट वॉच फोर्सेस के जवानों से जो है वो बातचीत भी की है। उनका ये कहना है कि ये स्ट्रीट वॉच जो फोर्स है ये कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में तैनात होगी और स्ट्रीट क्राइम। अच्छा बिलाल, इनको ट्रेनिंग कैसी दी गई है? क्योंकि हमने शुरू में देखा था जो डॉल्फिन फोर्स लाहौर में तैनात की गई थी वो वेल ट्रेंड नहीं थे, मतलब एक एहलकार की गोली से दूसरा एहलकार जख्मी हो जाता था, कभी किसी की जो गन है वो छिन जाती थी, इस तरह के वाकयात लाहौर में रिपोर्ट होते थे। तो कराची में इनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है? जी बिल्कुल। देखिए, लाहौर से जैसे लाहौर के हालात हैं वैसे ही कराची में भी पुलिस के वही हालात हैं। यहाँ पर भी जो है पुलिस एहलकारों की जो पिस्तौल है, उसके अलावा असलहा है वो ठीक है। स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए फोर्स बनाई गई। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आज बरे सगीर में दुनिया मौसीकी के उस्ताद को याद करने का दिन है। बिल्कुल, बात हो रही है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की, जिनके चाहने वाले उनका 70वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।